हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों की। और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में सबसे बड़ा नाम जो है वो है केशवदास का। तो केशवदास को जान लेते हैं। केशवदास का तथ्यात्मक परिचय देखेंगे और फिर थोड़ा सा उनके बारे में किस किस आचार्य ने क्या कहा है, किस किस आलोचक ने क्या कहा है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी एक एक दो दो जो विशेषताएं हैं वो समझेंगे, जो आने वाले एग्जाम में हमें बहुत मददगार साबित होंगी। तो ये वीडियो बहुत काम का रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि रीतिकाल से केशवदास का सवाल जो है वो बनता ही है। तो बड़े ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। और जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में केशवदास का जन्म हुआ था। और यही अगर मैं विक्रमी संवत के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो वो ठहरता है 1612 विक्रमी संवत में। ये कैसे होता है? तो ये 57 साल आपको जोड़ने पड़ते हैं। 57 ईयर अगर आप जोड़ेंगे तो आपका विक्रमी संवत जो है कैलकुलेट होकर के आ जाता है। मृत्यु इनकी हुई थी 1617 ईस्वी में। और वहीं विक्रमी संवत में कैलकुलेट करूं तो ये टास्क हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। 57 इसमें आप जोड़ लीजिए। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले रचना है इनकी रसिक प्रिया। यहाँ से एक बात हमें ध्यान में रखनी है, यदि केशवदास की रचनाएं कालक्रम के हिसाब से लगानी आ जाती हैं तो सबसे पहला चयन हमें करना है तो रसिक प्रिया का करना है। प्रकाशन वर्ष कितना है? प्रकाशन वर्ष है 1591 ईस्वी। 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया का प्रकाशन हुआ था। दो बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहली बात, इसका विभाजन अगर करें तो 16 खंड है इसमें, यानी कि 16 भाग हैं और उन भागों को स्पेशली नाम दिया गया है प्रकाश, तो उनको प्रकाश कहा गया। तो 16 प्रकाश इसमें है। पहली याद रखने वाली बात यह है। दूसरी याद रखने वाली बात क्या है कि रस भेद और नायिका भेद का ग्रंथ ये माना जाता है। यानी कि रसिक प्रिया में रसों का वर्णन है और नायिका भेद का चित्रण इसमें दिया गया है। तो दो बातें याद रखिएगा, 16 भाग हैं, रस और नायिका भेद का चित्रण उसमें है। केशवदास की पहली रचना रसिक प्रिया। अब बात करते हैं अगली पुस्तक की, और अगली पुस्तक का नाम है कवि प्रिया। कवि प्रिया आती है ठीक 10 साल बाद। और 10 साल बाद अगर मैं बात करूं तो ये काव्य शास्त्र की सबसे पहली किताब है, न केवल केशवदास की बल्कि पूरे हिंदी की। हिंदी में सबसे पहले काव्य शास्त्र की अगर कोई रचना हुई थी तो उसका नाम था कवि प्रिया। प्रकाशन वर्ष आप याद रखिएगा 1601 ईस्वी में। कमाल की बात यह है कि इसके भी 16 भाग हैं और उन 16 भागों को इस बार प्रकाश नाम नहीं दिया गया है, इस बार कहा गया है प्रभाव। कवि प्रिया में 16 भाग जो है प्रभाव के नाम से हैं। और इसमें अलंकारों का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देखिए केशवदास जो है अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, तो अलंकार को सर्वाधिक महत्व वो देंगे ही देंगे अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में। काव्यशास्त्र की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है इनके अलंकारों के बारे में केशवदास की, वो इसी पुस्तक में है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। यहाँ पर भूषण का मतलब है अलंकार। ये कवि भूषण नहीं है, अलंकार की यहाँ पर बात की गई है कि अलंकारों के बिना कविता और वनिता उन दोनों की सुंदरता खत्म है। अलंकार के बिना कविता और वनिता उनकी सुंदरता अधूरी रहती है। ठीक है। अलंकारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, एक है सामान्य अलंकार और दूसरा है विशिष्ट अलंकार। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अलंकारों की दो श्रेणियां हैं, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। ठीक है। इसके अलंकार लक्षण संस्कृत के जो आचार्य दंडी की जो किताब है काव्यदर्श, उसके ऊपर आधारित है। केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर है, उसके ऊपर आधारित है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक को लिखने में हमें मदद जो मिली वो मिली काव्यदर्श की और अलंकार शेखर की। इन्हीं को आधार बना करके केशवदास ने लिखा, यानी कि दंडी को और केशव मिश्र को आधार बना करके, काव्यदर्श को और अलंकार शेखर को आधार बना करके इन्होंने अपना काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूरा किया, जिसका नाम था कवि प्रिया। तो कवि प्रिया 1601 में आई। वहीं कवि प्रिया के ठीक बाद 1601 में एक और रचना प्रकाशित होती है, जिसका नाम है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका प्रबंधात्मक श्रेणी का महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। याद रखिएगा, ये प्रबंध काव्य है, इनका प्रबंध रचना है और ये महाकाव्यात्मक रचना है प्रबंध की। ठीक है। इसमें 39 प्रकाश हैं। ये पॉइंट जो है याद करने वाला है। रामचंद्रिका में 39
प्रकाश हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस रचना के बारे में एक टिप्पणी की थी, बहुत ही गजब की टिप्पणी थी कि रामचंद्रिका को हम छंदों का अजायब घर कहते हैं। इतने छंद इसमें हैं कि हम इसको छंदों का अजायब घर बोलते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका के बारे में टिप्पणी की थी कि छंदों का अजायब घर जो है वो रामचंद्रिका है। राम कथा को प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से इसमें केशवदास ने रखा है। और एक और अतिरिक्त जानकारी हम आपको दे देते हैं इसमें, रामचंद्रिका में संवाद योजना जो है वो सबसे बेहतर है। और संवाद योजना में रामचंद्रिका जो है रामचरितमानस से कहीं आगे ठहरती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। ठीक है। और अब जो पुस्तक है वो है प्रशस्ति ग्रंथ, यानी कि दो पुस्तकें हैं। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में आती है, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी में आती है। और ये दोनों पुस्तकें, पहली बात तो ये प्रबंध है, ये मोटी बात है याद रखने वाली, प्रबंध काव्य की श्रेणी में है। और इनमें इनके आश्रयदाताओं का वर्णन है, उन्हीं के लिए प्रशस्ति विषय ग्रंथ ये केशवदास ने लिखे थे। ठीक है। इन दो के बाद अब आगे चलते हैं, एक और पुस्तक है इनकी जिसका नाम है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता में क्या कहा गया है, ये रचना जो है संस्कृत साहित्य में कृष्ण कवि द्वारा जो रचित थी प्रबोध चंद्रोदय, उस नाटक पर आधारित रचना है। कृष्ण कवि हैं संस्कृत में, उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक लिखा था, उसके ऊपर आधारित है विज्ञान गीता। और विज्ञान गीता में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को उठाया गया है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक विषय को प्रतीक शैली में उठाने का एक प्रयास केशवदास का रहा है। रचना आती है 1610 में। उसके बाद 1607 में एक किताब और आई थी इनकी जिनका नाम था रतन बावनी। और रतन बावनी जो है वो वीरगाथात्मक रचना है इनकी। रतन बावनी में वीरस आपको देखने को मिलेगा केशवदास की कलम से। वीरगाथापूर्ण काव्य रचा गया है जिसमें वीर सिंह और रतन सिंह की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। एक रचना है नक्शिक। और नक्शिक में क्या किया गया है कि परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के जो विविध अंगों का वर्णन जो है वो नक्शिक में किया गया है। छंदमाला दो भागों में विभक्त है। इसमें पहले भाग में 77 वार्णिक छंद हैं और दूसरे भाग में 26 मात्रिक छंदों का विवेचन केशवदास ने किया है। तो टोटल आप कर लीजिएगा 77 और 26 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो कितना ठहरता है ये आप देख लीजिएगा। तकरीबन 103 ये हो जाएंगे। तो 103 छंद हैं इसमें और दो भागों में ये बटे हुए हैं। आइए अब कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको केशवदास के बारे में दे देते हैं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले सर्वांग निरूपक आचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। तो केशवदास का नाम सर्वांग निरूपक आचार्य के तौर पर आता है। हिंदी के पहले अलंकारवादी कवि हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने अलंकार की परिभाषा जो थी वो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि जद्यपि सुजाति सुलक्षणे सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको कठिन काव्य का प्रेत कह करके बुलाते हैं। हालांकि ये तथ्य जो है वो विवादास्पद तथ्य है, लेकिन यूजीसी ने जब स्वीकार कर लिया है तो हम स्वीकार इसको कर लेते हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर भी केशवदास का जो है नाम आता है। रसों के विवेचन करते हुए इन्होंने विवाद और आधि दो नए संचारी भाव जो है प्रतिपादित किए। विवाद और आधि दो नए संचारी भाव जो है केशवदास ने दिए थे। 5 रचनाएं इनके द्वारा जो है प्रबंधात्मक श्रेणी में लिखी गई हैं जिनके नाम हम आपको बता देते हैं। एक है रामचंद्रिका, दूसरी है विज्ञान गीता, तीसरी रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका। राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र थे, सनाड्य ब्राह्मण थे। बच्चन सिंह इसको संस्कृत का क्लासिकल पंडित कह करके बुलाते हैं। तो ये केशवदास के बारे में कुछ तथ्यात्मक अध्ययन था जो हमने किया। अब